आपका, हाँ ये क्वेश्चन था। यशवी स्कोर्ड 30% marks and failed by 15 marks. Purvi scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass. The pass percentage, pass percentage के बारे में हमसे पूछा था। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैंने कल भी बताया था कि एक पॉइंट पे ऐसे लेके आना है जहां ये पास हो रहे होंगे दोनों, उस पॉइंट पे आपको पहुंचना है। ठीक है, तो देखो यशवी ने क्या बोला है कि जब उसने 30% मार्क्स ऑब्टेन करे हैं तो भी वो 15 नंबर से फेल हो रही है, तो इसका मतलब वो पास मार्क्स से थोड़ा पीछे है। कितना पीछे है? 15 नंबर इस जगह पे है। और इस जगह पे उसके पास मार्क्स कितने हैं? 30% है। दूसरा क्या है? पूर्वी स्कोर्ड 40% मार्क्स, इसको 40% मार्क्स मिले हैं। एंड ऑब्टेन्ड, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम है तो फिर कॉल करो। क्या हुआ? एक सेकेंड। हेलो, अच्छा ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करना था ना? इससे पहले कोई डाउट है जो पहले हमने पढ़ा था? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो क्या है कि ये पास से थोड़ा पीछे है, और जो दूसरा स्टूडेंट है जो है पूर्वी, उसने स्कोर किया 40% मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स में से उसको 40% मार्क्स मिले हैं, और उसने जो है 35 मार्क्स ज्यादा ले लिए हैं जितने जरूरत थी पास होने के लिए उससे। तो पास होने के लिए जो पॉइंट था वो हमारा ये था, इससे वो 35 मार्क्स आगे है, और उस वक्त उसके पास जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 40% है। ठीक है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक पॉइंट ये जो होगा यहाँ पे फोकस करोगे बस, कि मतलब यशवी है उसे भी आप इस पॉइंट पे ले आओ, और जो पूर्वी है उसे भी इस पॉइंट पे ले आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 30% मार्क्स यशवी को मिले हुए हैं। पहले हम यशवी के बारे में लिख लेते हैं, किसको 30% मार्क्स मिले हैं, तो हम लिखेंगे कि 30% ऑफ, क्योंकि दोनों का पेपर सेम नंबर का था। मान लो इसने अगर 100 नंबर का पेपर दिया तो पूर्वी ने भी वही 100 नंबर का पेपर दिया है। अगर इसने टी मार्क्स का टोटल मार्क्स अगर टी थे इसके पेपर के लिए, तो इसके लिए भी कितने थे? टी थे। तो हमने मान लिया कि जो टोटल मार्क्स थे ना एग्जाम के लिए दोनों के लिए, टी टी थे ये। ठीक है, तो इसने भी 30% लिए हैं टोटल मार्क्स में से जितने का पेपर था, और 15 नंबर से फेल हो गई है, तो पास कराने के लिए इसे 15 नंबर दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक है, और जो पूर्वी है उसे 40% मार्क्स मिले हैं, यानी उसको 40% मिला है टोटल मार्क्स का, लेकिन उसको 35 मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं पास से, है ना? वो पास से 35 आगे जा चुकी है, तो उसको वापस ले, यहाँ पे क्या कर दो? 35 को माइनस कर दो, तो ये भी पास वाले पॉइंट पे आ जाएगी। अब ये वैल्यू भी पास के बराबर, ये वैल्यू भी पास के बराबर, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। बस यही हमें करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, तो हम लिख सकते हैं 40% ऑफ टोटल मार्क्स माइनस 35, जो है हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब बस आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक तरफ रखते हैं, और जो प्रॉपर नंबर होते हैं उनको एक तरफ। तो देखो ये है 15 और ये है -35, तो एक काम करते हैं, -35 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +35। तो 15 प्लस 35 हो गया इस तरफ। और ये क्या है? परसेंटेज ऑफ टी, ये भी परसेंटेज ऑफ टी, यानी इनके आगे अब चाहे कुछ भी लिखा हो लेकिन ये चीज अपनी कॉमन आ गई ना, तो हम इस 30% टी को इधर ले जाते हैं। इधर लिखा हुआ है 40% ऑफ टी, इसमें से माइनस हो जाएगा 30% ऑफ टी। ठीक है, परसेंट टी और परसेंट टी दोनों में कॉमन है, तो आप इसको बाहर रख लो परसेंट टी को। ये क्या आ गया? 40 माइनस 30, कितना? 10 इज इक्वल टू, ये कितना है आपका? 35 प्लस 5 40 और 50। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया 0 से 0। अब आपको पता है परसेंट को आप हटाने के लिए क्या लिखते हो? 1/100, तो इधर लिखा हुआ है 5,
इज इक्वल टू, परसेंट का मतलब आप लिखोगे 1/100, टी की जगह टी रहेगा, और ये तो कैंसल आउट होके 1 बन चुका है, तो इसका मतलब 500 या मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 500 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपको पता चल चुके हैं कि 500 है, यानी उन दोनों को जो एग्जाम हुआ है वो कितने कितने मार्क्स का हुआ है, 500 का हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना था कि पास परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपको पता चल चुके हैं 500। अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, अगर वो पता चल जाए तो आप उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो कि पास अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, तो अब आपका काम रह गया पास होने वाले मार्क्स निकालने का। तो देखो, पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, और उसमें 15 नंबर और ऐड कर दो तो ये वाले मार्क्स आएंगे आपके। 35% ऑफ टोटल प्लस 15 इज इक्वल टू जो आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे। ये इक्वेशन तो हमने लिखी ही थी, तो इन्हीं नंबर्स की वैल्यू आपको चाहिए, तो टोटल की वैल्यू आपको पता है, यहाँ लिख दो 35% ऑफ 500 प्लस 15, और मैंने बताया था अब ये मल्टीप्लाई वाला साइन पहले खुलेगा, फिर इसमें कुछ ऐड कर पाएंगे, डमास का रूल। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, 35 इंटू 5 कर दोगे फटाफट से, तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 25 175। ठीक है, 5 2 कैरी हो गया 15 और 17 175। ठीक है, ये हो गया है। अब 175 में आपको ऐड करना है 15, तो कितना हो जाएगा 190, यानी ये जो मार्क्स होते थे ये कितने होते, 190 मार्क्स पे ये पास हो जाते। तो पास होने के लिए आपको 190 मार्क्स चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 190। हेलो, हाँ हाँ हाँ, म, हाँ हाँ मल्टीप्लाई किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई ही होंगे, वो सिर्फ डिवीजन में कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम डिवाइड कर नहीं रहे हैं, मल्टीप्लाई है तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया था 175, और साथ में अब 15 लिखा हुआ था प्लस, तो इनको आपने ऐड किया तो आ गया 190। तो 190 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है, पास परसेंटेज है ना, पास परसेंटेज निकालना है। तो आप लिखोगे पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, और टोटल आपको नीचे लिखना पड़ेगा जितने का पेपर हुआ था इंटू 100। एक अब आप मैं इसको वेन डायग्राम से रिलेट करके फॉर्मूला करवा देती हूँ एक बार फिर से, ताकि क्लियर हो जाए। देखो, ये टोटल मार्क्स थे जो कि है 500, इसमें से 190 मार्क्स पे आप पास हो जाओगे, तो आपको इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है इस वाले पार्ट का। तो आपको क्या करना होता था, ये पार्ट ऊपर रखना होता था, और ये टोटल वैल्यू को फिर नीचे रखते थे इंटू 100। तो वही हमने यहाँ किया है, 190 अपॉन 500 इंटू 100, ये हो गया कैंसल आउट। अब 190 को आप 5 से डिवाइड करो, 190 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, यहाँ से अब एक चीज आप कर सकते हो, आप यहाँ से ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो कि 5 में हम कितना इनमें से मल्टीप्लाई करें कि जो है हमारा 190 बन जाए वापस से, है ना। या फिर एक बार आप डिवीजन से ही देख लो, फिर मैं ऑप्शन से बता दूंगी कि ऑप्शन कैसे यूज कर सकते थे। इसे हमें सोल्व करना है। तो अब आपका आ गया है 190 अपॉन 5 आ चुका है। ठीक है, अब देखो 5 से कोई चीज डिवाइड करनी है ना, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, शॉर्ट अप्रोच क्या है। आप 5 को क्या लिख सकते हो, 5 की जगह आप रिप्लेस करके लिख सकते हो 10/2, है ना। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इज इक्वल टू 10/2 हो सकता है आपका। ठीक है, तो 10/2 आपने लिख दिया। अब ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा आपका, मतलब कभी ऐसा लिखा जाता है ना, A/B/C, ऐसे लिख दें। तो ये जो C है ये ऊपर चला जाएगा, B तो यही रहेगा, लेकिन जो इससे भी नीचे वैल्यू आ रही है वो ऊपर चली जाएगी कैलकुलेशन के टाइम। ऐसे ही लिखा हुआ है B/C, तो ये C नीचे नहीं रहेगा, इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही हमने किया। ठीक है, तो ये 10 ही है और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो 190/10 इंटू 2। तो ये भी देखो कैंसल आउट होके वापस 5 ही बन रहा है ना, जो हमने पहले लिखा हुआ था यहाँ पे। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब मैंने इसको क्यों लिखा, इसका फायदा क्या हुआ देखो।
इसका फायदा ये हुआ कि आपने लिखा 10/2, तो एक जीरो से एक जीरो फटाफट कैंसिल हो गई और 19 इंटू टू कितना होता है 38, तो आपका आंसर आ गया 38%। इन शॉर्ट जब आप किसी भी नंबर को जिसके एंड में आपके पास जीरो भी आ रहा हो, ठीक है, तो आप अगर करोगे, जैसे आप अगर करना चाहते हो 170/5, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इस 17 का डबल कर दो, एक जीरो तो कैंसिल आउट होने में चली जाएगी, बस इस 17 का डबल कर देना, कितना 34, तो 170/5 आपका होता है 34। ठीक है, ये 5 की थोड़ा सा अप्रोच थी फटाफट से कैलकुलेट करने के लिए। अब क्या है आपके पास, इसका आंसर आ चुका है 38%, यानी उसको जो है पास होने के लिए उन्हें कितने मार्क्स की जरूरत है, 38% की जरूरत है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 if 500 is increased by 20% then it will become। ये भी बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है और ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट लॉस में यूज होगा, ये वाला कंसेप्ट, प्रॉफिट लॉस और आपका सिंपल इंटरेस्ट, इन तीनों चैप्टर का बेस है ये क्वेश्चन। तो इसको पहले समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, एक हल्का सा रिवीजन हो जाए। if 500 is increased by 20% then it will become, ये कितना बन जाएगा, देखो ऐसे होगा, मान लो कि ये वैल्यू आपकी थी 500 और मैंने कहा था जहां भी इंक्रीज डिक्रीज मोर लेस या फिर चेंज ऐसे शब्द आ जाए तो आपको नंबर लाइन वाली अप्रोच से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इजी रहेगा आपके लिए। तो अब आपको करना क्या है, ये 500 है, इस 500 को आपको इंक्रीज करना है 20%, इंक्रीज करना है तो इससे थोड़ा आगे जाओगे 20%, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस 500 का 20% इंक्रीज करना है। इसका मतलब ये हो गया कि 500 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ 500 का 20% भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? इसको अपने डेली लाइफ से ऐसे समझो, मान लो एक कंपनी थी जो बिस्किट बनाती थी, ठीक है। अब बिस्किट पे आपने देखा होगा, पैकेट पे बहुत बार ऐसे लिखा होता है, ये बिस्किट का पैकेट है, इस पे लिखा होता है 25% एक्स्ट्रा, ये लिखा होता है ना 25% एक्स्ट्रा। तो यहाँ से इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये जो 25% एक्स्ट्रा होता है इसका मतलब क्या होता है, तो कंपनी ने ये बोला कि भाई हम अभी जितने बिस्किट दे रहे हैं ना, उसको हम जो है अपने पैकेट को हम 25% इंक्रीज करके देंगे, 25% हम फ्री देंगे कस्टमर को। तो वो करते क्या है, ये आपका ओरिजिनल पैकेट था बिस्किट का, ठीक है, ये ओरिजिनल था, मान लो इसमें 100 बिस्किट हुआ करते थे, इसमें ओरिजिनली 100 बिस्किट हुआ करते थे। अब 25% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इस बिस्किट, ये जो बिस्किट थे ना 100, इन्हीं का 25% उन्होंने पहले कैलकुलेट किया, तो 25% इन्होंने इस 100 का कैलकुलेट किया, ठीक है, ये आ गया 25 बिस्किट्स। तो इन्होंने बोला अब ये 25 बिस्किट्स जो हमारी वैल्यू आई है ना, ये क्या है, इस 100 का 25% है, तो इस पैकेट में 25 बिस्किट्स आप एक्स्ट्रा डाला करोगे अब से, जो कि कस्टमर के लिए फ्री होंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा कि वो जो वैल्यू थी, जैसे अब आपने देखा कि ये लिखा हुआ था 100 आपके बिस्किट जो थे वो ओरिजिनल थे पैकेट में, और उसके साथ साथ जो फ्री आपने ऐड करे वो 25 बिस्किट्स ऐड करे, तो कुल मिला के हो गए 125 बिस्किट्स, ठीक है। ये होगी आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू, 100 को अगर 25% बढ़ाया तो कितना हो गया, 125 हो गया। तो अब बात करते हैं 500 को बढ़ाने की, तो देखो ऐसे ही समझ के चलो फिर से कि ये वैल्यू पहले बिस्किट कितने थे, 500 थे, अब ये जो है 20% आपको बढ़ाने हैं, तो बताना है टोटल बिस्किट अब कितने हो जाएंगे इंक्रीज्ड वैल्यू। तो आप क्या करोगे, 500 का 20% कैलकुलेट करोगे, ये हो गया अब 5 इंटू 20, ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये मल्टीप्लाई ही होंगे, 5 इंटू 20 यानी 100, इसका मतलब 100 बिस्किट और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 600, तो आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगी 600। अब एग्जाम में कैसे करना है आपको, वो चीज मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा इस पे फोकस करना। देखो होता क्या है, ये जो 500 था ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ये 500 था, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि आपने देखा 500 हमने लिखा और 500 के साथ हमने 500 का 20% भी लिखा, इतना तो समझ आ चुका है कि हम ये करते आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो 500 है, ये 500 क्या है, 100% वैल्यू थी पहले,
ये जो 500 है, अगर इसके साथ मैं 100% लिख दूं तो क्या ये 500 चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? देखो, चाहे मैं 500 लिखूं, चाहे मैं 100% ऑफ 500 लिखूं, बात सेम रहेगी। क्यों रहेगी? देखो, इसको सोल्व करो जरा, कितना आएगा। 100% हटाने के लिए 100 लगेगा, ऑफ 500 मैंने इसका मतलब 100 से ही मल्टीप्लाई करा और 100 से ही डिवाइड करा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है किसी भी चीज की, जैसे इस बिस्किट की थी, तो ये ओरिजिनली 100% होता है। उसके बाद हम इस पे कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तो कुल मिला के ये खुद का 125% हो जाता है, क्योंकि उसी वैल्यू का 500 का ही 100% और 500 का ही 25%, दोनों ऐड होने पे जो नई वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 500 का 125%। क्लियर है ये चीज? तो इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। अगर मैंने यहीं पे बोला होता कि इस बिस्किट के पैकेट को आप 25% कम कर दो, तो कम करने के केस में क्या होता? ये आपके ओरिजिनल बिस्किट थे, 100% रहेगा ये। जो भी चीज ओरिजिनली टोटल होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये 100% बिस्किट थे। अब आप यहाँ से 25% कम करना चाहते हो, तो 25% कम करने का मतलब ये वाली वैल्यू आप कम कर दोगे 25%, है ना? तो बच कितनी जाएगी? 100 में से 25% चला गया तो बचा कितना? 75%। ठीक है। तो इन शॉर्ट अब आपको क्या करना है, देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं यही प्रैक्टिस के लिए। अब आपको एग्जाम में कैसे करना था? अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है 20%, ये वैल्यू कितना इंक्रीज हो रही है? 20%। तो 500 अगर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो खुद का 100 प्लस 20% हो रहा है। क्लियर है? ये कैसे आया? अभी मैंने सिखाया ना, 500 प्लस 20% ऑफ 500, है ना? ये चीज थी। तो इसके साथ मैंने लिख दिया था 100% ऑफ 500। ये चीज आपको करनी थी सोल्व करने के लिए। तो आपने लिखा हुआ है यहाँ 100% ऑफ 500 प्लस 20%। हेलो। हाँ, क्योंकि हम जिस वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ। हम्म। हम्म। देखो, एक चीज हमेशा ना, सुनो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो परसेंटेज होती है ना, अब मैं आपसे कहूँ 2% कैलकुलेट करो, मैंने उसके आगे आपको कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार समझाती हूँ, उसके बाद पूछना अगर नहीं समझ आए तो। ठीक है। देखो, जो परसेंटेज आपका होता है ना, वो हमेशा किसी चीज का होता है। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि 2% कैलकुलेट करके बताओ, इसके सिवा मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है, बस इतना कहा है कि 2% कैलकुलेट करो, तो आपको खुद दिमाग में आएगा कि मैं 2% किसका कैलकुलेट करूं, मेरे पास कोई चीज तो होनी चाहिए कि भाई मैं इस क्लास का 2% कैलकुलेट करूं, या मैं इस ये जो पानी का गिलास भरा हुआ है इसका 2% कैलकुलेट करूं। तो वो 2% में किसका कैलकुलेट करूं, आपके दिमाग में खुद ये चीज आएगी। वरना 2% को तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 2/100, बस यही है, इससे ज्यादा क्या होगा, है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपको जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करने को कही जाएगी, वो किसी चीज का कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। तो यहाँ जो 20% इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो किसी चीज का कोई कोई ओरिजिनल वैल्यू थी, उसी चीज का 20% हम इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ये बिस्किट वाला जो एग्जाम्पल था, अगर मैंने आपको नहीं कहा होता कि बिस्किट के पैकेट को 20% इंक्रीज करो, मैंने सिर्फ इतना कहा होता, ये सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं कि 20% इंक्रीज करो, 20% इंक्रीज करो, तो अब आप खुद सोचो कि आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि किस चीज को इंक्रीज करना है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि आपको इंक्रीज करना है 500 को। 20% इंक्रीज किसको करना है? 500 को। ठीक है। इसका मतलब कि 500 ओरिजिनल ये है आपके पास, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके साथ साथ 500 का 20% और लिखना है आपको। क्लियर है? तभी तो ये 20% इंक्रीज होगा। जैसे ये बिस्किट का पैकेट था,
अगर मैं आपको बोल दूं कि बिस्किट का पैकेट 20% इंक्रीज करो, तो आपको समझ आ सकती है बात कि हाँ भाई ये जो बिस्किट है ना, पहले मैं ये देख लूं कि ये जो टोटल बिस्किट्स हैं इनका 20% होता कितना है, तो वही क्वांटिटी में यहाँ पे एक्स्ट्रा और बढ़ा के लिख दूं। ठीक है, तो वही चीज हमने करी है कि हमने क्या लिखा। अब बिस्किट के पैकेट से रिलेट करते हैं हम दोबारा फिर से, कि ये जो 500 है, ये आपका ओरिजिनल बिस्किट का पैकेट था। तो कोई भी चीज ओरिजिनली अपना क्या होती है, 100% होती है ना। तो ये जो पैकेट है ये क्या है, 100% ऑफ 500 है। ये तो क्लियर है हमें, क्योंकि अगर मैं ये 100/100 लिखूं, तो 100 से ही मल्टीप्लाई, 100 से ही डिवाइड, तो मेरा ओरिजिनल फिर से 500 ही रह गया, कोई चेंज तो आया नहीं। अब इसके साथ आपको जो है 20% इंक्रीज करना है। ये क्या है, 20%, और ये 20% किसका है, 500 का ही 20% है ये भी। इस 500 का ही आप क्या करोगे, 20% इंक्रीज करके यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। तो आपको ये समझ आ गया कि आपने जो है 500 का ही 100% और 500 का ही 20%, इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड करोगे, तो ये पूरे नए बिस्किट के पैकेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम करते क्या है, देखो इसको एकदम इससे भी इजी अप्रोच से एक बार समझते हैं। मान लो ये आपके पास क्या है, एक केक है। ठीक है, ये केक है। अब ये जो केक था ना, इसको आपने डिवाइड कर दिया है, ये है इसका 20%। ठीक है, ये है इसका 20% वैल्यू। तो अगर इस केक को हम 20% इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो पहली बात, ओरिजिनल केक जितना है उतना तो आपका रहना ही रहना चाहिए, उसमें से आप कुछ कम नहीं कर सकते, क्योंकि बात हो रही है इंक्रीज करने की। तो ये केक तो आपने उठा के साइड रख दिया कि ये तो हमारे पास रहना ही रहना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे 20% इंक्रीज करना है, तो 20% हिस्सा कौन सा था, ये वाला था। तो इसका मतलब इस केक के साथ साथ मुझे इतना हिस्सा और चाहिए। तो ये वैल्यू थी 100% ओरिजिनल हमारी, ये वैल्यू है 20%। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी हो गई, 120%। ठीक है, और ये भी केक का 100% था, ये भी केक का ही 20% है, तो ये भी क्या होगा, केक का ही 120% होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको एग्जाम में जब लिखना होगा ना, तो अब दोबारा से समझते हैं कि आपने 100% लिखना है 500 का, और साथ साथ इसमें आप ऐड कर रहे हो 500 का ही 20%, तभी तो आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी वैल्यू जो है वो 20% इंक्रीज होगी, क्योंकि ये तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपका ओरिजिनल है। इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, और ऐड कितना कर रहे हो, 500 का ही 20% ऐड कर रहे हो। तो जब आप इनको सोल्व करोगे, तो आपको पता है कि ये क्या है, परसेंट, और ये भी है परसेंट। तो ये दोनों चीजों में कॉमन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, इस पूरे वैल्यू में और इस पूरे वैल्यू में। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। अब आपको ये तो आई होप समझ आ गया होगी कि क्यों हम 20% को इस तरीके से लिख रहे हैं, 500 का 20% लिख रहे हैं। तो देखो ये है 100%। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना, मैं यहाँ से बस ये समझा रही हूँ कि एग्जाम में जो हम तरीका लिखेंगे उसका रीजन क्या है, हम वैसा लिखेंगे क्यों। तो देखो 100% ऑफ 500, ये एक ब्रैकेट में चलेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, और ये आपका ऐड करना है 20% ऑफ 500 से। पहले इस पूरे क्वेश्चन को आप समझ लो, फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछना। इंटू 500, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो ये बीच में है प्लस का साइन, मतलब ये टर्म अलग कैलकुलेट करेंगे पहले, और ये टर्म अलग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उनके साथ मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब आप ये कर सकते हो कि देखो यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन है और 500 है, यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन और 500 है। तो आप कर ये सकते हो कि 500 और साथ साथ ये परसेंटेज का साइन, इनको कॉमन रख सकते हो। तो अंदर आपका क्या रहेगा, 100। ओके, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब आप यहाँ से 100 लिख सकते हो और यहाँ से आप लिख सकते हो 20। क्लियर है, तो अब आपने लिखा 500, और ये बीच में क्या आ गया है, 100 प्लस 20 120, और परसेंट का साइन आप यहाँ लगा दो। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको एग्जाम में क्या करना था, यहाँ तक आपको डेरिवेशन समझ आ गया ना।
और अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट बस यही लाइन लिखनी है, ये सब कुछ आपको स्किप करना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है, उसका आप रीजन समझ चुके हो कि अगर मेरे को वैल्यू 20% बढ़ानी है तो मतलब वो वैल्यू खुद का कितना हो जाएगी, 100+20 यानी 120% हो जाएगी। उसका पूरा रीजन आपको डिटेल में बता दिया गया है। अब तो आपको सीधा एग्जाम में लिखना था 500 का 120% कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि 100% खुद था ही वो, उसमें 20% और इंक्रीज कर दिया, तो कुल मिला के बात हो गई 120% की। ठीक है, तो ये आपकी नई वैल्यू होगी अपने आप। इसका परसेंटेज आप हटा के 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 120 इंटू 5 यानी 600। तो नई वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब इसी तरीके से अगर हमसे कह दिया जाता, यहाँ मैं डिक्रीज का भी समझा देती हूँ, फिर उसके बाद एक फाइनल मैं आपको फॉर्मूले की फॉर्म में कंक्लूजन लिखवा दूंगी। अब देखो वही केक हम लोग ले लेते हैं। अब हमें ना 20% इंक्रीज नहीं करना, हम 20% डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखो ये जो केक है, ये ओरिजिनल आपका क्या था, 100% वैल्यू थी। ये ना हमने कम करा था ना ज्यादा करा था, ये ओरिजिनली 100% था। अब आपको इसमें से माइनस करना है 20%। तो इस केक का 20% हिस्सा ये है, ये यही वाला केक है, तो इसका 20% ये है ना, यानी इस केक का 20% हिस्सा आपको कम करना है, माइनस करना है। तो 20% आप कम कर दोगे, तो 100 में से केक का ही 20% है, उसी केक का, तो उस केक के 100% में से उसी केक का 20% कम कर दोगे, तो वो केक खुद का कितना बच जाएगा, 80% बच जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है इंक्रीज डिक्रीज में, बस सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, ये आपका मैं मान के चलती हूँ ओरिजिनल या बेस वैल्यू, क्योंकि हम इस पे चेंज कर रहे हैं कुछ, तो ये आपका बेस है, तो आपको लिखना है बेस, और उसके साथ परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का सिंबल लिख के रहना। क्लियर है? जब बात हो रही होगी इंक्रीज की, मान लो इसको मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं, मैं बोल दूं इसको हम x% इंक्रीज कर रहे थे, तो आपको नई वैल्यू के लिए सीधा सीधा क्या लिखना था, बेस वैल्यू लिखनी थी, यहाँ परसेंटेज का साइन लिखना था। और 100 तो आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 100 से ही हम कुछ इंक्रीज कर रहे होंगे 100% से, और 100 से ही हम कुछ डिक्रीज कर रहे होंगे। तो जब आपको x% इंक्रीज करना है तो 100 के साथ सीधा x ऐड कर देना। ठीक है, जैसा कि अभी हमने करा, हमने क्या करा, बेस वैल्यू क्या थी, 500 थी, उसके साथ हमने 100 लिखना था। अब इंक्रीज करना था हमें 20%, तो x की जगह आप क्या लिखते, 20 लिखते, और इनटू ये परसेंटेज हो गया, तो ये आपकी क्या आ जाती, नई वैल्यू आ जाती है। आप सीधा लिख देते 500 का 120%। तो कुल मिला के जनरल सी बात ये है कि जब हम डिक्रीज कर रहे होंगे तो आप 100 में से इस वैल्यू को माइनस कर देना, जब हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो 100 में इस वैल्यू को प्लस कर देना, और उतना परसेंट आप इस वैल्यू का निकाल देना। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक देती हूँ छोटा सा, आप उसको एक बार सोल्व करने की दिमाग में सोचो कि आप क्या करते इस क्वेश्चन को। जैसे इस स्टेटमेंट में अगर लिखा होता कि आपको जो है 700 को आपने जो है 30% इंक्रीज करना है, तो अब आप खुद सोचो कि 30% इंक्रीज होने के बाद 700 जो है कितने में चेंज हो जाता, मतलब नई वैल्यू कितनी होती। अगर हम 700 को 30% इंक्रीज कर दे तो नई वैल्यू कितनी होगी। आप टाइम लो, इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करो जिस अप्रोच से मैंने बताया है, और उसके बाद मुझे बताओ कि फिर आपका आंसर क्या आ रहा है। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई जरूर करो। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 210। नहीं, 210 नहीं आएगा। 210 आप इस पे इंक्रीज करोगे तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 910 आ जाएगी। तो एकदम सही आपने अप्रोच यूज करी। आपने 700 का फिलहाल क्या निकाल दिया है, 30% निकाल दिया है। ठीक है, तो जब 30% आपने 700 का निकाल दिया है तो 700 में आपको वो 210 ऐड करना पड़ेगा, तब आपकी क्या आ जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी 910। ठीक है, तो जिस अप्रोच से मैंने आपको सिखाया था, अगर उससे आप लिखते तो आप डायरेक्टली क्या लिखते कि आपको 700 का सीधा सीधा कितना, क्योंकि 30% इंक्रीज कर रहे हो तो 100+30% कैलकुलेट, यानी कि कितना हो जाता है 700 इंटू 100+30 कितना होता है 130, इसका 130% कैलकुलेट करते सीधा सीधा। ठीक है, इसको भी लिखना छोड़ दो, इसको भी स्किप कर दो, सीधा सीधा दिमाग में कैलकुलेट कर दो। 30% इंक्रीज करना है मतलब उसका कितना निकालना है हमें, 130% निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करते 700 का
130% निकालते, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये दो जीरो कैंसल हो जाती, तो यहाँ से बच जाता आपका 13 इंटू 70, जो कि सोल्व करके आपका आ जाता 910। तो ये अप्रोच थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं डिक्रीज करने के लिए। मान लो आपको वैल्यू दे दी गई है 800 और इसको आपने जो है 40% डिक्रीज करना है, तो मुझे बताओ नई वैल्यू क्या होगी। सोल्व करने की कोशिश करो इसे। चाहे गलत आया आंसर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने 480 निकाला है, तो देखो अभी तक आप जो ये 480 निकाल रहे हो ना, ये आप निकाल रहे हो इस 800 का 40%। पर मैंने आपसे कहा है कि 40% डिक्रीज करना है हमें, ठीक है। तो डिक्रीज मत करना है, मतलब आप इसमें से 480 माइनस करो, फिर आपकी क्या आएगी, नई वैल्यू आएगी। क्लियर है। आप कर ये रहे हो कि आपने 800 का 40% निकाल लिया, लेकिन उस 40% को हमें डिक्रीज करना है, मतलब ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ना 480, तो इसको आपने डिक्रीज करना था। तो देखो, हाँ शायद आपका आंसर सही है, आपने डिक्रीज के बाद का ही बताया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 800 का आपको फटाफट से 60% कैलकुलेट करना था, तो आपका आ गया जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, परफेक्ट, आपका 480 आंसर सही है, आपने एकदम सही निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज समझ आ गई कि आपको परसेंटेज की फॉर्म में किसी वैल्यू को इंक्रीज कैसे करना है और डिक्रीज कैसे करना है। तो ये समझ लो आपका प्रॉफिट लॉस का बेस तो यहीं से बन गया है, और जो हम सक्सेसिव पढ़ेंगे अभी उसका भी बेस बन चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्टर डिक्रीजिंग 24% इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 912, फाइंड एक्चुअल कॉस्ट। अब मैं एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आप कैलकुलेट करना कि वो जो आर्टिकल था ना, उसकी कुछ कॉस्ट रही होगी एक्स रुपीज, और उसको जो है फिर 20% डिक्रीज किया गया, जिसकी वजह से जो नई कॉस्ट है वो 912 रुपीज हो गई। तो हमें बताना है ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो 1 मिनट का टाइम हम रखते हैं, आप ट्राई करो। उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करवाती हूँ कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या रही होगी, आप कैलकुलेट करो। मैं बताऊं आगे या फिर आप अभी इसको सोल्व कर रहे हो? ठीक है, फिर मैं बताती हूँ इसे। देखो, कुछ नहीं है, अब तक हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, पिछला क्वेश्चन, उसमें क्या था कि आपको ये बोल रखा था कि ओरिजिनल जो पैकेट है ना बिस्किट में, बिस्किट में जो ओरिजिनल पैकेट में जो ओरिजिनल बिस्किट है, वो आपको बता रखे थे, और उस पे आपको इंक्रीज करके ये फाइनल वैल्यू बतानी थी, ये वैल्यू आपको बतानी थी। अब इन्होंने उल्टा कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने फाइनल वैल्यू को तो पहले ही दे दिया, ये बता दिया इतना परसेंट चेंज करना है, पर ये ओरिजिनल थे कितने ये हमें नहीं बताया। तो हम रिवर्स चल लेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला सेम फॉर्मेट में लिखना है। देखो कितना इजी था, आप अब रिलेट कर पाओगे इसे।
देखो भाई, ओरिजिनली वो मान लो एक्स रुपीज थे, तो चाहे आप बिस्किट के पैकेट में इंक्रीज कर रहे हो, चाहे किसी प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, किसी भी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, आपका कंसेप्ट तो सेम रहेगा। तो हमने बोल दिया ओरिजिनली एक्स रुपीज थे, ठीक है, एक्स रुपीज थे। अब इसको 24% डिक्रीज करना है, तो 100 - 24 करना, जरा कितना हो जाता है, 76। यानी एक्स का कितना रह जाएगा अब, 76% आप कैलकुलेट करोगे नई वैल्यू के लिए। ये चीज समझ आई। और यहाँ पे आपको नई वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 912। तो अब क्या हुआ, पहले जब हम लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, पहले हमें इसी चीज में, देखो ये आपका फॉर्मूला था ना, बेस इंटू 100 माइनस x%, x यहाँ पे जितना परसेंट हम डिक्रीज कर रहे थे, इक्वल टू n। तो अब देखो, हो ये सकता है इस क्वेश्चन में कि हो सकता है आपको ये वैल्यू दे दे और ये पूछ ले, है ना। ये तो गिवन ही होगा हमेशा, ये वैल्यू तो आपको दी जाएगी। अब हो सकता है ये वाली वैल्यू गिवन हो, तो आप इधर को निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इधर की सारी चीजें पता है, तो इसको सोल्व करके ये निकल जाएगी। और हो ये भी सकता है कि ये वाली वैल्यू ना दे, ये वाली वैल्यू दे दे, तो फिर ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप फिर उसको जो है यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सेम है, फॉर्मेट आपका सेम है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x, और ये क्या है 76, और परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड, इज इक्वल टू 912, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका 76 तो जाएगा 1 पे, और उसके बाद मैं आपको यहाँ सोल्व करके बता देती हूँ, देखो 76 है, ये कितने पे गया, 1 पे गया, ठीक है। यहाँ से बचा आपका, ये आपका 5 हो गया, और इधर से आपका आ गया है 1, ठीक है। ये आपका 152, और जो 152 है ये 76 का 2 टाइम्स है। 152 क्या है, 76 का 2 टाइम्स है। ये आ गया 0, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब 76 इंटू 12 आप करते हो तो क्या आता है, 912। तो ये आपका 12 पे कैंसिल आउट हो चुका है। अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1200, यानी ओरिजिनली वो कितना था अमाउंट, 1200 रुपए था, ठीक है। अब देखो इसी चीज को आप रिवर्स करके देखो, अब एक काम करो, 1200 को 24% डिक्रीज करके देखो कि 1912 912 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। 1200 है, इसे आप 24% डिक्रीज करोगे तो इसका कितना निकालोगे, 76% निकालोगे, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गया। 76 इंटू 12 अभी हमने देखा ही था, कितना था, 912 था, ठीक है। तो ये रिवर्स चला उससे, तो जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मेट पे आए, कंसेप्ट आपका सेम था। एक चीज को गायब कर देगा, बाकी सारी चीजें आपको दे देंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। और कभी कभी, और ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके थे कि भाई कोई वैल्यू 500 से बढ़ के 600 हो गई है, तो बताओ वो वैल्यू कितना परसेंट बढ़ी है। यानी इस बार यहाँ जो हम बेस इस फॉर्मूले में लिखते थे ना, बेस इंटू 100 प्लस एक्स परसेंट इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, तो इस बार देखो अब आप रिलेट कर पाओगे, यहाँ पे जो है ना, नई वैल्यू भी दे रखी है, बेस भी दे रखा है। इस बार ये पूछा है कि कितने परसेंट इंक्रीज पे आया था, तो इस बार आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। चलो यहाँ से मैं आपको इसको सोल्व करके बता देती हूँ। बेस कितना है आपका, 500, इसमें आपने करना है 100 प्लस एक्स, परसेंट, परसेंट को मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे, ठीक है, इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू आपकी कितनी है, 600। तो देखो ये दो जीरो कैंसिल आउट। अब ये जो 5 है, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस 5 को आप, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिख दोगे 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 600 अपॉन 5, ठीक है। तो ये कैंसल आउट होके कितना हो गया, 120। तो 120 में से 100 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 20। और देखो हम 500 से 600 पे जा रहे थे, तो वैल्यू 20% ही इंक्रीज कर रहे थे ना। तो देखो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज जो है वेरिएबल हो सकती हैं, ये तीनों वैल्यूज ऐसी हैं जो चेंज हो सकती हैं। तो एक टाइम पे किन्हीं एक को गायब कर देगा, बाकी तो वैल्यू आपको दे देगा, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। तो इस पे आप अब खुद से भी क्वेश्चन बना के फटाफट से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैल्यूज लिखते जाओ, 2 वैल्यूज अपने आप कोई भी फाइनल लिख दो, और एक वैल्यू का आप चेंज करते जाओ, तो आपको आंसर समझ में आता रहेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 150%, the resultant fraction is 9 by 35. What is the original fraction? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा बस उसका यूज है। पहली बात तो फ्रैक्शन फॉर्म आपकी क्या होगी, p अपॉन क्यू फॉर्म होगी, जिसमें जो ऊपर होता है उसे आप न्यूमरेटर बोलते हो, ठीक है, और जो नीचे होता है इसे आप डिनोमिनेटर बोलते हो। ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, जैसे 2/15 लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो इन्होंने कहा है कि कोई ओरिजिनल फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन में आपने जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आपने 200% बढ़ाया है और जो नीचे नंबर था उसको आपने 150% बढ़ाया है, जिसकी वजह से जो नया फ्रैक्शन बना है वो क्या बना है, 9/35। तो हमसे पूछा ओरिजिनली वो फ्रैक्शन क्या था, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन वाई था, इसी फॉर्म में रहा होगा वो, अपॉन की फॉर्म में। तो ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था। अब इसमें से इसको आप 200% इंक्रीज करो, ये बोल रखा है, और इसको आप 150% इंक्रीज करो, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो नई वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9/35। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो अभी जो हमने यूज करा ना तरीका, वही तरीका यूज करना है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक लाइन में इंक्रीज करना सिखाया ना, तो उसी अप्रोच को आपने यूज करना है, ठीक है। तो आप करोगे क्या कि ये जो 200% इंक्रीज हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एक्स पे, यानी यहाँ आप वो फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर दो, मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पे तो आपको समझ आएगा कि अगर ऊपर वाले वैल्यू की हम बात करें तो ये ऊपर वाली वैल्यू खुद का कितना हो जाएगी, ये आपका बेस हो गया ऊपर वाली वैल्यू, ये 100 प्लस 200% इंक्रीज हो तो यहाँ क्या लिखोगे, 200% हो जाएगी खुद का, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होके कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी नीचे वाली वैल्यू है y, ये भी खुद का क्या हो जाएगी, 100 प्लस 150% बढ़ाना है तो क्या लिखोगे, 150%, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 100 से ऊपर भी चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करवाऊं। हम अभी थोड़ी देर पहले केक की बात कर रहे थे, तो ये आपका ओरिजिनल केक था, ये क्या था, 100% था। अगर आपको 200% केक चाहिए तो इसका मतलब आपको ऐसे दो कितने केक चाहिए होंगे, 2 केक चाहिए होंगे, तो ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, 200%। इसका मतलब आपने अगर केक को 200% बढ़ाना है तो मतलब उस केक के साथ आपको 2 केक और ऐड करने पड़ेंगे, है ना। ये क्या है आपके 200% है, एक 100% ये और एक ये, यानी वो केक जो है सिर्फ एक केक तक हम लिमिट नहीं लगाएंगे, हम कितने भी केक यूज कर सकते हैं। तो 200% बढ़ाने का मतलब वैसे ही 2 केक और ऐड आप करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 300% हो जाएंगे, है ना। ओरिजिनल केक खुद का कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये आप रिलेट कर सकते हो इस तरीके से चीजों को। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है खुद का कितना हो जाएगी, 300% और नीचे वाली खुद का 250%, और ये चेंज होने के बाद आपके हो रहे हैं 9/35। क्लियर है। तो ये आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब इसको आप सोल्व करो, फिर हम देखेंगे एग्जाम में आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है। ये समझ आ गया यहाँ तक। अब आप लिखोगे एक्स, ये कितना है, 200 और 100, 300%, ठीक है, और नीचे क्या है, y इंटू 150 प्लस 200 कितना हो गया, 250%, और ये बराबर है 9/35 के। तो अब आपको क्या करना है, आपको तो x अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए थी ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, तो वो हमें चाहिए। अब इसको हम हटा देते हैं और फटाफट सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब 5 की टेबल में, अब देखो ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट हो सकता है ना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 की टेबल में 5 पे, और ये 5 की टेबल में 6 पे, और इस तरीके से भी कैंसल आउट कर सकते हो, बस क्रॉस में नहीं कर सकते। तो ये क्या है, 3 की टेबल में 2 पे, और ये 3 की टेबल में 3 पे, ये 5 की टेबल में 1 पे, और ये 5 की टेबल में 7 पे। ऐसे भी क्रॉस कैंसल आउट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बस क्रॉस में कभी भी कैंसल आउट नहीं होगा। तो कुल मिला के आपके पास वैल्यूज क्या बची, यहाँ से 2 है और ये x है, तो आपने लिखा 2x। यहाँ क्या आया, 1y, यानी यहाँ से सिर्फ y आया,
इज इक्वल टू, इधर बचा 3 और इधर बचा 7। तो आपको तो चाहिए x अपॉन वाई की वैल्यू, तो इस 2 को यहाँ से क्या ले जाओगे, नीचे क्रॉस में, तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 14, क्योंकि 7 इंटू 2 करोगे तो 3 अपॉन 14। तो आपका आंसर कौन सा आ गया है, ऑप्शन सी। अब दिखाई दे रहा होगा 3 अपॉन 14 इस तरीके से। यानी कुल मिला के आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्या अप्रोच यूज करनी है कि आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन माना x अपॉन वाई, तो आपको करना ये है कि x अपॉन वाई लिखना 200। हेलो। हाँ 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 हाँ। 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 2/2। हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं इसको एक बार दोबारा बताती हूँ, इसको पूरा ये कैलकुलेशन अभी दोबारा। हाँ हाँ बेसिक। हाँ 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 बेसिक जो कैंसिल आउट करते हैं वो सीखना है ना, कि कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कब मल्टीप्लाई होता है, कब डिवाइड होता है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि ये कैंसिल आउट कैसे होती हैं चीजें, कुछ एग्जाम्पल लेके। ठीक है ठीक है। देखो, जैसे आपने लिखा हुआ है कोई नंबर, इसको हम भूल जाते हैं फिलहाल, दो तीन कैलकुलेशंस करके देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 13 इंटू 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 15x अपॉन, आप यहाँ पे लिख दो 14। ठीक है, तो कैंसल आउट करने की बात करते हैं, क्या हो सकता है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, मैंने कहा कि ऐसे आप कैंसल आउट कर सकते हो, मतलब इस यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई चीज कॉमन है टेबल में, तो आप कैंसल आउट कर सकते हो। तो यहाँ अगर देखोगे तो 3 की टेबल में कितने पे है, 4 पे है, और ये 3 की टेबल में 5 पे है। तो इस तरीके से आप कैंसल आउट कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने कही कि आप और कैसे कैंसल आउट कर सकते हो, देखो ऐसे भी कैंसल आउट कर सकते हो। तो देखो, ये 7 की टेबल में 1 पे है और ये 7 की टेबल में 2 पे है, तो ये भी कैंसल आउट हो सकता है। इस तरीके से हो गया। उसके सिवा अगर ऐसे होता 3/9 इज इक्वल टू, ये हो जाता 18x/7। ठीक है, तो इस तरीके से आप और कैसे कैंसल आउट कर सकते हो, ऊपर नीचे भी अगर कोई चीज कॉमन आ रही है, जैसे ये 3 की टेबल में आ रहे हैं ना दोनों, तो ये आप कैंसल आउट कर सकते हो आपस में, ये 3 की टेबल में 1 पे और ये 3 की टेबल में 3 पे। अगर इधर भी कुछ कैंसल आउट हो रहा होता आपस में ऊपर नीचे, तो वो भी आप कैंसल आउट कर सकते थे। अब बात रही क्रॉस में मल्टीप्लाई के लिए कैसे जाता है, उसकी बात करते हैं। देखो, अगर ऐसे लिखा होता है, देखो a/b इज इक्वल टू c/d, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ये करते हो कि ये देखो यहाँ पे जो b है, a/b क्या है, डिवाइड की फॉर्म में है ना, डिवाइड की फॉर्म में। यहाँ पे जो b है वो डिवाइड में जा रहा है, तो इक्वल टू के अपोजिट जाते वक्त इसका रिवर्स ऑपरेशन करेगा, यानी डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो देखो, b को आप यहाँ c के साथ लेके जाओगे क्रॉस में, यहाँ पे लेके जाओगे, तो इसलिए a, यहाँ पे तो आपका नीचे कुछ बचेगा नहीं, 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू c के साथ ये मल्टीप्लाई होएगा b, और d एज इट इज। तो देखो, यहाँ b डिवाइड में था और यहाँ जाके b मल्टीप्लाई में पहुंच गया। ऐसे ये जो d है, ये भी यहाँ ऊपर क्या होएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आप लिख सकते हो a d इक्वल टू b c। अब अगर इधर से कुछ लेके आना है वापस, मान लो ये c है, c आप इधर लेके आना चाहते हो, तो c यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये क्रॉस में जाएंगे हमेशा, ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो तब है जब सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिवीजन का फॉर्मेट था आपका। ठीक है, कोई प्लस माइनस का सिंबल आपने नहीं देखा, आपने देखा सिर्फ a/b इक्वल टू c/d। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, मान लो ऐसे दे रखा है कि 3/4 प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 9, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब यहाँ बीच में क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो अब आप कुछ कैंसल आउट ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ डिवाइड और सिर्फ मल्टीप्लाई का मामला नहीं रहा।
अब बीच में प्लस माइनस ने आके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो अब आप इनको अलग-अलग टर्म्स की तरह यूज़ करोगे। ये जो है एक अलग टर्म यूज़ होएगी, ये एक अलग नंबर की तरह यूज़ होगा, ये एक अलग नंबर और ये एक अलग नंबर। तो अब पहले आप अब यहाँ ये क्या है, दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी इनमें से कुछ भी उधर जाएगा तो माइनस होएगा, उसका रिवर्स प्लस का रिवर्स क्या होएगा, माइनस होएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3/4 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ इसके साथ x और y इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। ये प्लस के बाद एक नई वैल्यू बनी हुई है, पर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है ना? तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3/4, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप इक्वल टू के उधर अगर लेके जाओगे तो x को हम यही लिख देते हैं इज इक्वल टू 2x प्लस 9 था। तो ये जो प्लस का था, अगर आप देखोगे, अगर नहीं लगा रखा है साइन तो वो ऑटोमेटिक प्लस का साइन होएगा। ये आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि -3/4 बनेगा। तो ये आपस में आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक नंबर और ये भी पूरा क्या है, नंबर है। इनके साथ x का कोई रोल नहीं है। और ये जो 2x है, इसको अगर आप इधर लाना चाहते हो, तो यहाँ इनके बीच में एडिशन का ऑपरेशन हो रहा था, तो इधर आते वक्त ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x, यानी x में से -2x हम करेंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपका जो है ये प्लस माइनस का अगर ऑपरेशन बीच में आ जाता है तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अगर आप अपॉन की फॉर्म में भी ना लिखो, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7x प्लस 5, तो अब आपको पता है कि आप ये जो x वाली वैल्यूज है, अब अगर मैंने ऐसे लिखा होता, देखो यहाँ से और ज्यादा कंफ्यूजन आपको कब होएगी कि आपने लिख दिया होता अपॉन 7 और यहाँ अपॉन 3 लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अब आपको देखना पड़ेगा कि जो सबसे पहले आप ना डिवाइड का ऑपरेशन खोलोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन उसके सिवा सिवा ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और ये भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। यानी डिवाइड का ऑपरेशन डमास आपका होता है ना, तो पहले आपको डिवाइड के ऑपरेशन को ऑपरेट करना पड़ता है। तो जो डिवाइड में है उनको आप इधर उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होएंगे, इसलिए इस ये पूरा आप एक ब्रैकेट में लेके चलो इस वैल्यू को। तो ये जो नीचे 3 है इसको आप इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई में, तो आप लिखोगे 2x प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, ये इधर का हो गया पूरा। और ये जो 7 है ये इधर जाएगा, तो ये पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा एक नंबर है, तो ये 7 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल 7 इंटू 7x प्लस 5 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखोगे। अब इसको भी आगे सोल्व कैसे करोगे, देखो अब आप क्या करोगे कि ये जो 3 है ना वो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी होगा। जैसे अगर आपको कहा जाए कि a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो ये जो a है इस b से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो a है इस c से भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखोगे a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी। तो वही चीज यहाँ हो रही है, ये जो 3 है ये इस 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और उस 3 से भी होगा। तो आप लिखोगे 3 इंटू 2x यानी 6x, और 3 इंटू 3 बीच में प्लस का साइन 9 इज इक्वल टू, इधर भी सेम 7 जो है इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो 7 इंटू 7 49 और साथ में x प्लस 7 इंटू 5 35। क्लियर, इस तरीके से होगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, x की सारी वैल्यूज को एक तरफ रख लो और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ रख लो। तो आप जब लिखोगे तो 49x -6x करोगे और इधर लिखोगे आप 9 -35, इस तरीके से। तो पहले डिवाइड खोलना था, इनको इस फॉर्मेट में लाके अलग अलग सोल्व करके ऐसे लेके आना था, फिर इसके आगे आपका सॉल्यूशन चलता। तो यहाँ से आपका हो गया माइनस का 26 और ये आपका हो गया है 43x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ क्या हो रहा है 43 इंटू एक्स है, तो ये जो 43 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो -26 अपॉन 43 इज इक्वल टू x। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशंस होती हैं। इसको और जब क्वेश्चन आएंगे हम करते रहेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत है तो हम एक काम करेंगे, इसके लिए एक छोटा असाइनमेंट दे देंगे जो आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार कैलकुलेशंस को, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको फ्रैक्शन मान लेना है x अपॉन वाई। ये 200% बढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये खुद का कितना हो जाएगा 300%, क्योंकि 100% केक तो हमारे पास पहले से है, उसमें 200%
ठीक है, उसमें आप 200% केक और ऐड कर रहे हो, तो वो केक खुद का कितना हो रहा है? 300% हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू है खुद का कितना हो रही है? 300% हो रही है, सीधा लिख सकते हो। और नीचे वाली वैल्यू खुद का कितना हो जाएगी? 150% प्लस 100 कितना? 250%। और ये नई वैल्यू किसके बराबर हो रही है? 9/35। तो अब आप कैंसल आउट करोगे, फटाफट से x बाय y की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे गलतियां ये करते हैं कि 200% इंक्रीज नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे x का 200% और y का 150%, और पूरा क्वेश्चन आपका फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज करना है, ठीक है, उसको जो है आपने इंक्रीज करना है, तो मतलब आपको उसको 100 में ऐड करना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल 100% में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज कभी मत भूलना आप। और एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन चलो अब पूछते हैं। इंक्रीज तो आप कितना भी परसेंट कर सकते हो, 1000% कर लो, 5000% कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन मैक्सिमम आप किसी चीज को कितना डिक्रीज कर सकते हो, ये सोच के बताओ। तो इसका आपका आंसर, आप अगर सोच रहे हो कि 500% हम डिक्रीज कर सकते हैं, 700% हम डिक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी आपके पास, ठीक है, जो आपके लेवल की चीज है वहां तक ऐसी कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि ये केक है, ये क्या है? 100% है। तो मैक्सिमम आप इस केक को कितना खत्म कर सकते हो? भाई पूरा खा जाओगे, 100% खत्म कर दोगे, उससे ज्यादा खत्म, तो इसको उससे ज्यादा आप डिक्रीज नहीं कर सकते हो ना, तो मैक्सिमम डिक्रीज तो आपका 100% तक ही जा सकता है, लेकिन इंक्रीज करना है तो आप कितने भी केक ले आओ, ठीक है ना। तो इंक्रीज आप कहीं तक भी कर सकते हो, लेकिन डिक्रीज की एक आपके पास लिमिट है कि आप डिक्रीज सिर्फ 100% को कर सकते हो, यानी आप इस पूरे के पूरे केक को खा जाओगे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे? उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये कॉमन सेंस वाली सी बात थी। तो इसका एक हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया सा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, तो वहां पे ये चीज यूज होएगी, वहां ध्यान रखना। और वो कैट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जो बिना सोल्व करे आपको आंसर आए, आपके एग्जाम के रेलिवेंट नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election which contested was which was contested by two candidates, एक इलेक्शन था जिसमें दो कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। वन कैंडिडेट got 40% ऑफ टोटल वोट्स, एक कैंडिडेट था जिसको टोटल वोट का 40% मिला, एंड येट लॉस्ट बाय 1000 वोट्स, और फिर भी वो 1000 वोट से हार गया। What is the total number of votes casted in the election? तो टोटल कितने वोट इलेक्शन में डाले गए थे, ठीक है, यानी टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी थी वो हमसे पूछा है। तो देखो हुआ ये कि टोटल वोट्स थे, टोटल वोट्स का 40% एक कैंडिडेट को मिला, तो बचा हुआ किसे मिला होगा? सेकंड कैंडिडेट को मिला होगा, यानी 60% मिला होगा। अब खुद ही बताओ इनमें से जीतेगा कौन? जीतेगा तो यही, ये आपका क्या होगा? विनर होगा, और ये आपका लूजर होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जिसको 40% वोट मिले ना, वो 1000 वोटों से हार गया, ठीक है, यानी इनमें डिफरेंस कितने का? देखो परसेंटेज के फॉर्म में कितने वोट से आ रहा है? ये 20% से आ रहा है ना, ठीक है, इसको 60% मिल गए और इसको 40%, यानी टोटल वोट के 20% से उसकी हार हुई है, लेकिन हार हुई कितने हैं? 1000 वोट से हार हुई है, ठीक है, वोट से कितने से हुई है? 1000 वोट से हार हुई है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा टोटल वोट की वैल्यू, तो बस इतना ही लिखना था, टोटल वोट का 20% बराबर है 1000 के, तो ये गया 5 पे, 20 की टेबल में 1 पे, 20 की टेबल में 5 पे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल वोट हो जाएंगे आपके 5000, यानी टोटल जो जिन लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था वो कितने थे? 5000 थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो जहां ये शब्द आएगा ना कि इतने वोट से हार गया, तो आपको क्या करना है? एक तरीके से ट्री बनाना है आपके टोटल वोट्स का, एक कैंडिडेट की परसेंटेज आपको दे रखी होगी, दूसरी आप निकालोगे, और फिर आप रिलेट कर लोगे कि परसेंटेज के फॉर्म में कितने से हारा है। ये भी बोल सकता था कि दूसरा जो कैंडिडेट है उसको, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बोलते कि एक कैंडिडेट को 60% वोट मिले हैं और वो 1000 वोट से जीत गया है, तो आप क्या करोगे कि एक को 60% मिले, दूसरे को क्या मिले होंगे? 40, तो ये जीता कितने से? 20% से, और 20% ही किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1000 को। तो इस टाइप से आपके वोटिंग के क्वेश्चन आते हैं। वोटिंग के इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, उसको हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इसको यहीं तक रखो, वोटिंग वाले क्वेश्चंस को, ठीक है।
वो जब हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे सक्सेसिव वगैरह पढ़ने के बाद, तब हम लोग डिसाइड करेंगे उसके बारे में। अब आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, देखो ये इस तरीके से सोल्व होएगा आपका वेन डायग्राम। इसको हम समझ लेते हैं ये है क्या। ये जो है ना, ये ये समझ लो वो हिस्सा है जो ए के पास है। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ये किसके पास है, ए के पास है। और ये जो पूरा हिस्सा है, ये देखो ऐसे थे, ये था ए और ये था बी। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये कौन है, बी है। लेकिन इनमें ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो दोनों में कॉमन है। क्लियर है, इन दोनों में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो दोनों में कॉमन है। तो ये वो हिस्सा है जो ए में भी काउंट होता है और बी में भी काउंट होता है। देखो ये जो ये पोर्शन आप देखोगे तो ये ए का भी हिस्सा है और यही जो है बी का भी हिस्सा है। तो ये आपका वेन डायग्राम के जो है यूज होंगे क्वेश्चन में। अब आपको बस यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर इसका नेचर आपने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव नेचर का क्या मतलब होगा वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। और इसका देखो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कॉमन वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी। ये जो कॉमन चीज होगी इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी। अगर ये आपको नेगेटिव नेचर की दे रखी है तो आपको इनका भी नेगेटिव नेचर लिखना पड़ेगा, दोनों का। अगर ये आपको पॉजिटिव नेचर की दे रखी है तो इनके भी आपको पॉजिटिव नेचर की वैल्यू लिखनी होगी। यानी सब कुछ जो है वो इस पे डिसाइड होएगा। क्लियर है, अब इसको हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझ पाएंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इससे इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट में करेंगे इसका। ठीक है, ये आपका आ गया फेल फेल, हाँ ये ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। ये है आपका, इन एन एग्जाम 40% फेल्ड इन हिंदी। 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो गए हैं। 45% फेल्ड इन इंग्लिश। 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। इफ 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, और 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए हैं, देन परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो देखो आपको करना ये है कि ये एक आप बनाओगे सर्कल किसके लिए, हिंदी के लिए। ये आपने हिंदी को रिप्रेजेंट करा। अभी ये नहीं बताया हमने कि ये पास होने वाले स्टूडेंट है या फेल होने वाले हैं। ठीक है, ये टोटल हमने हिंदी के लिए बनाया है। ऐसे ही हम एक बनाएंगे इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब आप ये पास होने वालों का बना रहे हो, फेल होने वाले का वो कौन कहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से। देखो पॉजिटिव नेचर की बात तो हो गई भाई, जो पॉजिटिव जो बात हो रही होगी यानी जो पास हो रहे होंगे। नेगेटिव नेचर की बात कि फेल हो रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव नेचर हो जाएगा किसी चीज को पसंद करने वाले, नेगेटिव नेचर हो जाएगा किसी चीज को ना पसंद करने वाले। तो बस इतना सा ही है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब। तो अब आप ये देखो जरा कि जो कॉमन दे रखा है, कॉमन का मतलब अगर 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, है ना, बोथ का मतलब दोनों, तो बोथ का कौन सा एरिया ये वाला है। अब ये बताओ फेल होने की बात हो रही है तो ये कौन सा नेचर है, नेगेटिव नेचर है। यानी अगर यहाँ कॉमन में आपने फेल के बारे में लिखा है तो यहाँ पे भी आपको फेल इन इंग्लिश वाले लिखने पड़ेंगे, यहाँ आपको फेल इन हिंदी वाले लिखने पड़ेंगे। क्लियर है, और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 100%। ठीक है, 100% आपकी टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू हुआ करेगी। अगर यहाँ बोला होता ना कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने पास लिखा होता, पॉजिटिव लिखा होता, तो यहाँ पे भी पास इन इंग्लिश लिखते और यहाँ पे भी पास इन हिंदी लिखते। बात समझ आ गई, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं कि वेन डायग्राम से हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो आपको ये समझ आ चुका है कि हम इस वाले क्वेश्चंस में पहले हम लिख लेंगे हिंदी और इंग्लिश। अब जो कॉमन है वो है फेल होने वालों की बात हो रही है और ये वैल्यू कितनी है, 25% है। वैल्यू कितनी है, 25%। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, देखो ये है। और इनमें जो दोनों में फेल हो रहे हैं ना वो 25% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। ये आपने लिखा हिंदी और ये इंग्लिश।
जो फेल की बात हो रही है, तो अब ये देखो, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करो कि हिंदी में जो है 40% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं हिंदी वाले एग्जाम में। यहाँ से आप ऐसे मत कर देना अब कि 40% हिंदी में फेल हो रहे हैं तो हमने यहाँ लिख दिया 40%। क्यों? क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो टोटल हिंदी में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हो गए? 40 तो यहाँ फेल करा दिए, 25 यहाँ करा दिए, ये तो आपने 65% फेल करा दिए हिंदी में। ये तो दिक्कत हो गई। हिंदी में टोटल 40% फेल है, यानी इस टोटल की वैल्यू 40 होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब कि आपको जो यहाँ ये टोटल वैल्यू अगर 40 बनानी है, 40 में से 25% तो यहीं पे फेल हो गए हैं, तो बचे कितने? 15%। तो 15% ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझो जरा, क्या मतलब हुआ कि ये वो हिस्सा है जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं, दोनों में नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और ये वो हिस्सा है जो दोनों में ही फेल हो गए हैं। क्लियर है ये चीज? तो अब आपको ये पता है कि हिंदी में 40% फेल हुए हैं, 40 में से 25 तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो गए। हिंदी में तो हुए ही हुए और इंग्लिश में भी हो गए। तो ये 25% आप यहाँ लिख चुके हो, टोटल 40 होना चाहिए, तो यहाँ तो आप सिर्फ अब कितना लिखोगे? 15% ही लिखोगे। क्लियर है? तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में लिखो तो आप ये माइनस करना मत भूल जाना, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 25% हो गया, तो आप यहाँ लिखोगे 15%। तो कुल मिला के टोटल हिंदी में कितने फेल हो गए? 40% फेल हो गए। ठीक है, इसी तरीके से 45% इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो 45 में से 25 तो यहीं पे आ गए, है ना, ये भी तो इंग्लिश में फेल हुए माने जाएंगे। तो बचे कितने? 20%। अब आप इनको जोड़ो जरा इस सर्कल को, तो टोटल यहाँ कितने फेल हो गए हैं? 45% इंग्लिश में फेल हो गए हैं, क्योंकि ये हिस्सा इंग्लिश में भी काउंट हो रहा है। तो ये कितने हो गए? 45%। अब आपको ये पूछा गया है कि देन परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज, तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए? तो देखो जरा, 15% ये रहे, 25 ये रहे, 20 ये रहे, तो टोटल फेल कितने हो गए? कैलकुलेट करो। ये हो गया 40 और 20, यानी 60% स्टूडेंट कुल मिला के फेल हो गए हैं, चाहे वो सिर्फ हिंदी में हुए हो, चाहे वो सिर्फ इंग्लिश में हुए हो, या दोनों में हुए हो, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स कौन से हैं जो फेल हुए हैं? और तो अगर आपसे पूछा जाए कि पास परसेंट बताओ, पास कितने परसेंट स्टूडेंट हुए, तो बचे हुए 40% क्या हुए? पास हुए। ठीक है, और टोटल आपकी क्लास होएगी कितनी? 100% स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें से 60% ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं और 40% ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। तो ये आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। अब चलते हैं इससे पीछे वाले क्वेश्चन पे जो हमने स्किप किया था। ये देखो, इन a school 40% of the students play football। 40% ऐसे हैं जो फुटबॉल को खेलते हैं, यानी पॉजिटिव नेचर की बात। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। 50% क्रिकेट खेलते हैं, यानी पॉजिटिव नेचर की बात। 18% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। अब 18% जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है? कि वो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और वो ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो कॉमन तो हमें बता दिया है कि दोनों कॉमन वाला पोर्शन है, लेकिन ये कॉमन जो पोर्शन है वो कैसे नेचर का है? नेगेटिव नेचर का है। समझ आई बात? अब हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ, जो दोनों खेलते हैं वो हमें बताने हैं। तो देखो अब क्या होगा, आपको फिर से सर्कल बना लेने हैं, एक फुटबॉल का और एक क्रिकेट का, और इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो दोनों पे भी बात कर रहे होंगे। तो ये फुटबॉल लिख लिया और ये क्रिकेट लिख लिया। अब आपको सबसे पहले जो ये कॉमन जो वैल्यू है, ये आपका क्या नेचर है? नेगेटिव नेचर है। आपको पहले इसे फिल करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है? 18% है। और ये 18% ऐसे हैं जो ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, यानी कैसे हैं? नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव वैल्यू रखनी होगी, मतलब उन स्टूडेंट्स की टोटल वैल्यू रखनी होगी जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? जो फुटबॉल खेलते हैं। अगर 40% फुटबॉल खेलते हैं तो 60% ऐसे होंगे जो फुटबॉल नहीं खेलते होंगे। ठीक है, यानी फुटबॉल की टोटल वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 60% टोटल। इसी तरीके से क्रिकेट का आपको पॉजिटिव नेचर दिया हुआ है, लेकिन आपको चाहिए कैसा? नेगेटिव नेचर। पॉजिटिव आपको क्या दे रखा है? कि खेलने वाले स्टूडेंट दे रखे हैं, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए
जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो 50% अगर खेलते हैं तो 50% स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू 50% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप एग्जाम में कभी कभी गड़बड़ कर सकते हो कि एज इट इज उठा के चीजों को लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, इसके नेचर के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि ये टोटल वैल्यू 60% होनी चाहिए, जिसमें से 18% यहाँ आ चुका है। तो यहाँ कितना बचेगा? 60 माइनस 18, तो कितना लिखोगे? 42%। ठीक है, 42 यहाँ से आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे कितना होना चाहिए? 50% टोटल होना चाहिए। 50 में से 18 यहाँ आ चुका है, तो बचा कितना? 32%। ठीक है, तो अब ये वो लोग हैं जो या तो फुटबॉल नहीं खेलते, या सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, या दोनों ही नहीं खेलते। मतलब ये जितने भी नेगेटिव थे वो सारे हमारे पास आ चुके हैं। तो 100 में से इनकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर दो, कितनी हो जाएगी जरा, जो ना वाली कैटेगरी में, जो नहीं खेलते हैं। 42 प्लस 18 प्लस 32, तो देखो ये तो 60 था, 60 प्लस 32 कितना? 92%। तो 92% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव कैटेगरी के हैं, या तो वो कोई एक गेम नहीं खेलते या वो दोनों ही नहीं खेलते। तो 100 में से 92% अगर नेगेटिव है तो खेलने वाले यानी पॉजिटिव कितने बचे? 8% बचे। तो 8% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों ही चीज खेल रहे होंगे। क्लियर है? आपका आंसर आ गया 8%। तो ये वेन डायग्राम की क्वेश्चन था। अब चलते हैं, इसी का एक एग्जाम्पल और है आपके लिए, इसको अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इन एन एग्जाम 47% स्टूडेंट, हेलो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हेलो, हाँ 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 हाँ। 40 में से हमने माइनस क्यों किया? देखो, हाँ 60, क्योंकि हमसे ये कहा गया। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद अगर दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 40% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, यानी खेल रहे हैं वो। तो ये आपका हो चुका है पॉजिटिव नेचर। ठीक है, ये आपका हो चुका है पॉजिटिव नेचर, क्योंकि खेलने की बात हो रही है, वो नेगेटिव में नहीं जा रहे कि नहीं खेल रहे। ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 50% ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। खेलते हैं तो मतलब पॉजिटिव है। अब आपके पास जो आगे लाइन लिखी हुई है कि 18% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते। नहीं आ गया ना, तो ये आपका क्या है? नेगेटिव नेचर है। ठीक है, 18% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते दोनों में से। तो फटाफट पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका आ गया है फुटबॉल और ये आ गया है क्रिकेट। तो मैंने आपसे कहा था कि इस कॉमन का जो नेचर आपको दे रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके नेचर की वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपको ये देखना है कॉमन जो यहाँ है उसका नेचर कैसा है? नेगेटिव है। यानी कि वो ऐसे स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। उनकी वैल्यू कितनी है? 18% है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पे भी वो स्टूडेंट लिखोगे जो फुटबॉल नहीं खेलते, और यहाँ वो वैल्यू लिखोगे जो क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, लेकिन आपको दे क्या रखा है कि 40% स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। तो बचे हुए 60% कौन से होंगे? जो क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? जो फुटबॉल को नहीं खेलते। यानी टोटल जो स्टूडेंट्स जो फुटबॉल नहीं खेलते वो कितने हैं? 60% है। और इसी तरीके से क्रिकेट के बारे में भी आपको उन स्टूडेंट्स की वैल्यू चाहिए होगी टोटल जो क्रिकेट को नहीं खेलते, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्रिकेट को खेलते हैं 50%, तो 50% नहीं खेलते होंगे। तो इसका टोटल आपका बनना चाहिए 50%। ठीक है, अब देखो टोटल ये वैल्यू जो फुटबॉल नहीं खेलते उसकी टोटल वैल्यू 60% होनी चाहिए, लेकिन उसमें से 18% तो हमने यहाँ काउंट कर दिए। तो बचे कितने? 42%।
42% यहाँ होंगे, यानी ये 42% ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते होंगे, और ये 18% ऐसे होंगे जो फुटबॉल भी नहीं खेलते और क्रिकेट भी नहीं खेलते। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो टोटल वैल्यू अगर देखी जाए इतनी इतनी, इसका सम कितना हो रहा है 60%, और फुटबॉल का टोटल वैल्यू यहाँ कितनी बन रही है 60%, और हमें चाहिए भी कितनी थी 60%। इसलिए 60 में से जो कॉमन पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसको हम हटा देंगे, 18% को हम हटा देंगे, क्योंकि 18% स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ रिजर्व कर दिए। बचा हुआ पोर्शन कितना रहा होगा 42, इसीलिए टोटल मिलके कितने हो जाएंगे 60। इसी तरीके से क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट का जो टोटल वैल्यू होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए, जिसमें से 18% तो आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हो, क्योंकि ये भी तो क्रिकेट का ही हिस्सा है। तो बचा कितना, 50 में से 18% यहाँ आ चुका है, तो 32% यहाँ पे आया होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ से आप टोटल वो स्टूडेंट्स काउंट करो जो या तो फुटबॉल नहीं खेलते, या क्रिकेट नहीं खेलते, या दोनों ही नहीं खेलते। ये आपकी कौन सी वैल्यूज आ चुकी है नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वाली जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड करो जरा, कितनी है 42 प्लस 18 प्लस 32। 42 वो है जो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते, 18 वो है जो दोनों ही नहीं खेलते, और 32 वो है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते। तो टोटल ना खेलने वाले कितने स्टूडेंट हो गए 42 प्लस 18 प्लस 32, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 92%। यानी 100% अगर स्टूडेंट्स थे उसमें से 92% तो ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, या फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, या ऐसे भी हैं जो दोनों ही नहीं खेल रहे हैं। तो उनको अगर टोटल हम कैलकुलेट करें तो 92% है। तो बचे हुए 8% कौन से स्टूडेंट रहे होंगे जो दोनों ही जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उनको खेल रहे होंगे। ठीक है, तो 100 में से बचा हुआ 8% ऐसा होगा जो दोनों ही जो आपके हैं उनको प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका था कि आपको जो है उसके कॉमन नेचर पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो कॉमन नेचर है वो कैसा है। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके, उसको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन एग्जाम 47% फेल्ड इन इंग्लिश। फेल हो रहे हैं मतलब क्या है, नेगेटिव नेचर है। 54% फेल इन मैथ्स, ये भी नेगेटिव नेचर है। फाइंड पास परसेंट इन बोथ सब्जेक्ट इफ 31% फेल इन बोथ, ये भी क्या है नेगेटिव है। तो ये तो काम आसान हो गया, फटाफट से क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप इंग्लिश, यहाँ लिखोगे मैथ्स। तो ये देखो जो कॉमन आपको दे रखा है 31%, वो कैसा है नेगेटिव है। 31% आप यहाँ लिख दोगे, यानी ये ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं और मैथ्स में भी फेल हो रहे हैं। अब आपको ये देखना है इंग्लिश में टोटल कितने फेल हो रहे हैं 47। 47 में से 31 तो आपने यही कैलकुलेट कर दिए हैं, तो बचे कितने 47 में से 31 माइनस करो, 6 और 1 16%। ठीक है, ये हो गए आपके 16%। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 54% मैथ्स में फेल हुए हैं, उसमें से 31% तो आप यहाँ पे काउंट कर चुके हो। तो बचे कितने 54 माइनस 31, 3 और 2, यानी 23% आप यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है, तो अब देखो ये टोटल वापस कितना हो रहा है 47, और ये टोटल हो रहा है 54। क्लियर है, अब आपसे पूछा गया है कि पास जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाए वो कितने परसेंट स्टूडेंट है। तो देखो अब क्या करोगे, यहाँ से टोटल वैल्यू फाइंड कर दो जो आपके नेगेटिव में कितने हैं। 16 प्लस 31 कितना 47, 47 प्लस 23, 47 प्लस 23 कितना हो गया 0, 1 कैरी 7, 70%। यानी 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में फेल होंगे, जो या मैथ्स में फेल होंगे, या फिर दोनों में ही फेल हो जाएंगे। भाई कोई एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो वो पास होने वाली कैटेगरी से तो बाहर हो गया ना, दोनों में पास होने वाली कैटेगरी से तो बाहर हो चुका है वो, क्योंकि वो किसी एक में भी फेल हो चुका है। तो ये ऐसे 70% स्टूडेंट हैं जो इस कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं। तो बचे हुए 30% ऐसे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो आपका आंसर कितना है 30%, और इन्होंने यहाँ 70% भी दे रखा है कि गलती से, और वो भी फर्स्ट नंबर पे, कि अगर गलती से किसी ने 70% आंसर दे दिया तो हाँ ठीक है 30% इसका आंसर हो गया। ठीक है,
तो कंफ्यूज करने के लिए गलत ऑप्शन भी आपको देगा एग्जाम में। अब हम चलते हैं अपने सक्सेसिव पे। सक्सेसिव क्या है? जो अभी हमने केक वाला एग्जांपल पढ़ा था, इंक्रीज या डिक्रीज का, तो उसी का ही एक स्टेप आगे है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये आप समझ लो, ये पूरा आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो। ये पूरा का पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होएगा। सक्सेसिव जो है पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वहां के क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व करने के लिए इसको आप स्ट्रॉन्ग करो अच्छे से। अब बात करते हैं सक्सेसिव होता क्या है। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, ठीक है, लगातार होते रहना। इसको आप ऐसे देखो, चेंज पे चेंज होना। इसके लिए एक शब्द है, चेंज पे चेंज होना। अब चेंज पे चेंज होने का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो कि आपकी जो सैलरी है वो 100 रुपए है, ठीक है। अब इसको आपने 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया। जो सैलरी आई उसको फिर से आपने कुछ परसेंट से बढ़ा दिया, मान लो 20% से बढ़ा दिया। तो आपने क्या किया? एक बार ही चेंज किया, चेंज जो वैल्यू आई उस पे फिर से चेंज करा, यानी बार बार आप इंक्रीज करते जा रहे हो। तो वो आपका होता है सक्सेसिव, ठीक है, इसे आप कहते हो सक्सेसिव। तो एक बार इसको पढ़ लो, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज डील विद टू और मोर परसेंटेज चेंजेस अप्लाइड टू क्वांटिटी कंसेक्यूटिवली, ठीक है। लगातार हम जो है बार बार उसको चेंज करते जाएंगे, और ऐसा नहीं है सिर्फ इंक्रीज करते जाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई अमाउंट था, उसको हमने 10% बढ़ाया, फिर उसके बाद जो वैल्यू आई उसको हमने 10% घटा दिया, ठीक है। तो नई वैल्यू बताओ। तो देखो, दो बार ही चेंज हुआ ना, एक चेंज हुआ, फिर जो वैल्यू आई उस पे दूसरा चेंज हुआ। ये होता है आपका सक्सेसिव। अब क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। और इसके अंदर आपके जो है दो फॉर्मूले यूज होंगे। इन दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो आप पढ़ के आ चुके हो, नीचे वाला ये आप पढ़ के आ चुके हो, इसको मैं रिलेट करवाऊंगी। दूसरा आपका है x+y+xy/100। इनको यूज करना थोड़ी सी एक जो है ऐसी चीज है जो ऊपर ऊपर से समझने पे नहीं आएगी, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। द चेंज इन सैलरी इज, ए की सैलरी को पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% घटाया गया। तो हमसे पूछा है कि सैलरी में टोटल कितने परसेंट का चेंज आया। तो आप सोच रहे होंगे 10% बढ़ा दिया, 10% घटा दिया, तो फर्क क्या पड़ा, 0% आंसर, इसमें क्या सोचना था? नहीं, यहाँ पे जो है, अब इसको कंसेप्ट के साथ देखेंगे कि इसका आंसर 0% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 100 रुपए है, मान लो ए की सैलरी कितनी है? 100 रुपए है। इसको जो है 10% बढ़ाया, तो 10% इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब 100 का पहले क्या निकालेंगे? 10%, कितना होएगा? 10 रुपए। यानी इस 100 में ही 10 रुपए और ऐड कर दो, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 110 रुपए। ये अभी हमने पढ़ा ही था केक वाला एग्जाम्पल अपना, ठीक है। अब जो है इसको 10% घटाया गया, ठीक है। सैलरी को पहले 10% बढ़ा दिया, फिर घटा दिया। इसका मतलब इस वाली सैलरी को 10% घटाया है, ठीक है। तो अब 110 को आप 10% घटाओ जरा, तो क्या करोगे? 110 का आप पहले 10% निकालोगे, है ना। कितना हो गया? ये जीरो कैंसिल आउट, 11 रुपए। यानी इसमें से आप 11 रुपए कम कर दोगे, तो यहाँ से सैलरी कितनी हो जाएगी? 99 रुपीज हो जाएगी। 110 में से जब आप 11 रुपए घटाओगे तो सैलरी आपकी हो जाएगी 99 रुपीज। यहाँ आपने 10 रुपए बढ़ाए, लेकिन घटा आपने 11 रुपए दिए, है ना। यानी ये जो आपने परसेंटेज की फॉर्म में तो वैल्यू आपको सेम दिख रही है कि 10% बढ़ाया, 10% घटाया, लेकिन मनी की फॉर्म में जब आपने देखा तो ये वैल्यू दोनों इक्वल थी, क्योंकि यहाँ जो 10% कैलकुलेट हुआ था वो इसका था, और यहाँ जो 10% कैलकुलेट हुआ था वो इसका था, और ये दोनों वैल्यूज तो अलग थी, तो इनके 10-10% भी अलग होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि 10 रुपए बढ़ाए और 10 रुपए ही घटा दिया, नहीं, इन्होंने परसेंटेज बोला है, जिस वजह से हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि डिक्रीज कितने परसेंट का हुआ है। 100 थी कोई सैलरी और घट के कितनी हो गई है?
99 हो गई है, तो कितने रुपए का डिक्रीज है? 1 रुपए का। तो आपको पता है ना नंबर लाइन पे इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब, कि ओरिजिनल सैलरी 100 रुपए थी और घट के कितना हो चुकी है? 99। तो घटी कितना है? 1 रुपए, है ना? और ये आपका क्या है? बेस है, और ये आपका चेंज है। मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, तो आप फॉर्मूला लिखते थे चेंज अपॉन बेस इंटू 100। तो बार बार नंबर लाइन मत बनाना, आप यहीं से देख सकते हो कि आपका बेस वो वैल्यू होती है जिसपे हम किसी चीज को चेंज करते हैं। तो चेंज हमारा कौन हो रहा है? 100 रुपीज चेंज हो रहा है, तो ये आपका क्या है? बेस है। और चेंज हो कितना रहा है? 1 रुपए का हो रहा है। इसलिए आप क्या करोगे? आप जो परसेंटेज डिक्रीज लिखोगे वो क्या लिखोगे? 1 रुपए कम हुई है कितने पे? 100 रुपए पे, और इंटू 100। तो डिक्रीज कितने का हुआ है? 1% का हुआ है। ठीक है, 1% आपकी सैलरी जो है कम हो गई है। अब इसको आप फॉर्मूले के बेस्ड पे अगर डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते? अभी मैंने आपको बताया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक ये फॉर्मूला है। और उससे पहले मैं आपको एक बार वो अप्रोच बताती हूँ जो हम पढ़ के आए हैं, फिर हम इस फॉर्मूले पे आएंगे, क्योंकि वो इससे ज्यादा इजी रहेगा फिलहाल आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। देखो, अब आप क्या करोगे? ये ए की जो सैलरी थी, हमने मान ली ए रुपीज थी, ठीक है? इसको आपने 10% बढ़ाना है, इस चीज को ध्यान से समझना। इसको आपने 10% बढ़ाना है। अब आप यहाँ लिखना चाहते हो इसकी नई सैलरी, तो ये वही केक वाला हो गया। ये आपका क्या बन गया? बेस। बेस पे आपको x% का चेंज करना है, तो आपके पास नई वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप बता सकते हो जो नई वैल्यू है ये कितना हो जाएगी? ए का 110%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का कितना हो जाएगी? 110%। तो आप लिख सकते हो ए इंटू 110/100, इतना लिख सकते हो। तो आप इस न्यू सैलरी की जगह आप लिख सकते हो ए इंटू 110/100, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आप सोल्व मत करो अभी, इसको इसी तरीके से रखो। तो ये आपकी क्या बन गई है? नई सैलरी बन गई है। अब इसको आपने 10% घटाना है, ठीक है? 10% घटाना है तो -10% करना है। अब ये जो है ना, ये पोर्शन, ये आपका नया बेस बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि अब जो अगला चेंज कर रहे हो उसके लिए आपका बेस कौन होगा? ये होगा। तो इस वैल्यू का आप 10% घटा रहे हो, यानी इस वैल्यू का आप कितना कर रहे हो? अब 90% कर रहे हो। 10% घटाना मतलब इसका 90% करना, ये हम सीख चुके थे। अब 90% को आप हटा के क्या लिख सकते हो? 90/100, यानी जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ए इंटू 110, ये आ गया, और अपॉन 100 इंटू 90/100। ये आपकी क्या होगी? एकदम फाइनल सैलरी। ये क्या आ जाएगी? फाइनल सैलरी। ठीक है, तो अब आप देखो इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस में आप फटाफट से लिखते, आप सैलरी इसकी मान लेते 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आप इसकी सैलरी मान लेते। ये 10% बढ़ रहा है, यानी खुद का कितना हो रहा है? 110%, तो इतना हो गया। अब इस पूरी सैलरी पे भी 90% वैल्यू रह रही है, तो आप सीधा लिख देते 90%। ठीक है, ये आपकी फाइनल सैलरी बन जाती। बस इतना सा काम था, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आप सीधा सीधा क्या करते? अब इनको कैंसिल आउट कर देते। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये दो जीरो, इन दोनों जीरो से कैंसिल आउट, तो फाइनल सैलरी कितनी हो गई? 99 रुपीज। तो 100 से घट के कितनी हो रही है? 99। डिक्रीज कितने का? एक का। कितने पे? 100 पे, इंटू 100, तो आपकी वैल्यू आ जाती 1% डिक्रीज। इतने से में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ये तो समझाना था तो इसलिए आपको बता दिया। इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि साइकिल चल रही है ना? ये आप एक तरीके से साइकिल बना रहे हो कि पहला चेंज, उसी की मल्टीप्लाई में दूसरा चेंज, उसी की मल्टीप्लाई में तीसरा चेंज, ऐसे करते करते आप फाइनल वैल्यू को निकाल लोगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और ये तरीका बहुत इजी रहेगा आपके लिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो, फिर हम एक्स वाई वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। हम बोल देते हैं इसी सैलरी में आपको चेंज करना है, 20% बढ़ाना है और 10% कम करना है। तो आप अब बताओ कि टोटल जो सैलरी है कितना परसेंट चेंज होएगी? इसको एक बार अप्लाई करके देखो कि आपका आंसर क्या आएगा। ट्राई करो इसे एक बार।
कुछ मिसिंग, अच्छा ठीक है, मैं एक बार इसको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे बस वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो देखो आप क्या करोगे, ओरिजिनल सैलरी है ना सॉरी, उसको आप कुछ मान लो, तो अपने केस में आप 100 मान लेंगे, बहुत ईज़ी रहेगा। तो हमने ओरिजिनल में सैलरी मान ली है ₹100, बस इस पे हर एक चेंज की साइकिल को फटाफट से मल्टीप्लाई करते जाना। रीज़न मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो पहला जो चेंज है वो क्या है, 20% इंक्रीज़ करना है, यानी 100 का क्या करोगे 120%, 120%। उसके बाद 10% कम करना है, यानी इसको क्या करोगे 90%। क्लियर है? अब ये 100 से 100 कैंसल आउट, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। अब 19 इंटू 12 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 108 रुपीज़, ठीक है? यानी जो आपकी सैलरी 100 थी, अब वो चेंज होके कितना हो चुकी है 108 रुपीज़। तो इंक्रीज़ कितना हो गई है 8 रुपीज़, है ना? और इंक्रीज़ हुआ किस पे है 100 पे, ये आपका क्या है बेस। तो क्या लिखोगे 8 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 8%, ठीक है? तो आपको हर एक चेंज को साइकिल में चला के मल्टीप्लाई करते जाना है, चाहे 2 चेंज हो या 3 चेंज हो। अगर ये चीज़ समझ आ चुकी है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं इसको दोबारा समझाऊँ। ओके, चलो ठीक है। अब समझ आ चुका है तो एक काम करते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं, फिर एक चेंज और ले लेते हैं, ठीक है? अब मैं आपको चाहे 2 चेंज दूँ, 3 चेंज दूँ, आपको कांसेप्ट समझ आ चुका है तो मैं आपको वैल्यूज़ दे देती हूँ। यहाँ आप लिख लो 20%, यहाँ पे भी डिक्रीज़ कर दो 20% का, ठीक है? उसके बाद 10% का इंक्रीज़ कर दो। पहले आपको 20% इंक्रीज़ करना है, फिर 20% डिक्रीज़ करना है और उसके बाद 10% इंक्रीज़ करना है। तो मुझे बस इतना बता दो, परसेंटेज की फॉर्म में मत बताओ, मुझे ये बता दो ₹100 अब चेंज होके कितने रुपए में कन्वर्ट हो जाएँगे बस, इन 3 चेंज के बाद? ये बताओ। हो सकता है पॉइंट में वैल्यू आए, तो पॉइंट में पूरा कैलकुलेट मत करना। जब आपका हो जाए तो मुझे बता देना, चाहे आंसर मत बताना, फिर मैं आंसर बताऊँ तो मैच करना कि सही था या गलत था। पूरा पॉइंट में कैलकुलेट मत करना अभी। तो फिर मैं बताऊँ एक बार इसको, अब प्रोसीड करें? चलो मैं बताती हूँ। अगर फिर आप देखना कि आपने कहाँ पे सोचने में गड़बड़ की थी, ठीक है? तभी पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे और एक्चुअल में होना क्या था। देखो, ₹100 है आपकी सैलरी, ठीक है? मान लिया। तो ये हो गया 100 रुपीज़, आपने ओरिजिनल सैलरी मान ली। 20% इंक्रीज़ मतलब ये सैलरी खुद का कितना हो जाएगी? 120% हो जाएगी, ठीक है? तो इंटू क्या कर दोगे 120% और परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये चेंज हमने लिख दिया। अब सेकंड चेंज है 20% डिक्रीज़, 20% कम करना है, मतलब क्या हो जाएगा 80% रह जाएगा, तो 80 और यहाँ क्या लिखोगे 100 से डिवाइड, ये भी हमने कैंसल आउट कर दिया। ओके फाइन, अभी देखती हूँ मैं। हुँ, ठीक है। ये लास्ट में आपने 110 लिखा है ना? 110 अपॉन 100, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ऐसे ही होना था। अब देखो 10% क्या करना है? आपको इंक्रीज़ करना है, तो खुद का क्या हो जाएगा 110/100, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी फाइनल सैलरी। वेरी गुड, एकदम आपको समझ आ चुका है, यही हमें करना था।
ठीक है। तो अब इसको आप फाइनल जब सोल्व करोगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से है 12, यहाँ से है 8 और यहाँ से है 11। आप इनको फटाफट से मल्टीप्लाई करो तो 12 इंटू 8 आपका कितना होता है, 96 हो जाएगा। ठीक है। 12 इंटू 8 आपका हो जाएगा 96। और इसके साथ आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, 9 लिखो 6 लिखो, दोनों का सम कितना है 15, 5 यहाँ लिखा, 1 कैरी गया तो ये कितना हो गया 10। तो 1056 आ गया आपके पास। ठीक है। और नीचे एक 10 है, एक जीरो है ना, 1 के बाद एक जीरो है तो आप एक वैल्यू के पास यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये चीज भी सिखा देती हूँ, पॉइंट कैसे लगाते हैं, हटाते हैं। ठीक है। यानी आपकी जो फाइनल सैलरी है वो हो चुकी है 105.6। ठीक है। तो 100 से वो इंक्रीज होके कितना हो गई है 105.6। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, वैल्यू आपके पॉइंट में आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब आप देखोगे जरा इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो पॉइंट पे भी आप अब थोड़ा सा सोल्व करना सीखो कि पॉइंट्स की वैल्यू को कैसे सोल्व करते हैं। तो इंक्रीज कितना हुआ है 5.6 का। ठीक है। तो 5.6 का इंक्रीज हुआ है 100 पे और इंटू 100। तो पॉइंट हटाना और पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ही जीरो लगाएंगे तो ऊपर अब सिर्फ 56 बचेगा, पॉइंट हट चुका होगा। ठीक है। इसको अभी मैं थोड़ा सा अलग से इसके एग्जांपल करवाऊंगी। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट तो आपके पास वैल्यू फिर से कितनी बच गई है 5.6%। तो चेंज कितना आ गया है 5.6% का इंक्रीज हुआ है। अब एक बार ये कर लेते हैं पॉइंट्स को हटाना और लगाने की चीज। ठीक है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 73.8, तो अगर आप इसको आप जो है ना इसको पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100, 10,000, 10,000 इस तरीके से लिख सकते हो। हमेशा 10 का ही कोई मल्टीपल लिखोगे, या तो 10 लिखोगे या 10 का कोई मल्टीपल, जैसे 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ। तो जब भी आपको पॉइंट हटाना है तो सबसे पहले तो आप एक 1 लिख दो नीचे और उसके साथ उतनी ही जीरो लगाओ जितनी इस पॉइंट के पीछे डिजिट्स हैं। तो इस पॉइंट के पीछे डिजिट्स कितनी है, एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगेगी। आप इसको लिख सकते हो 738/10। इसी तरीके से वापस यहाँ से इस पॉइंट फॉर्म में जाना है तो 1 के साथ क्या है एक जीरो है तो आप यहाँ क्या करोगे एक पॉइंट लगा दोगे। क्लियर है। इस तरीके से चलेगा। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए 4, 7, 5, 6, 3, 8 और ये दिया हुआ है, अब इसका अगर पॉइंट हटाना चाहते हो तो क्या लिखोगे 4, 7, 5, 6, 3, 8/1 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है दो तो क्या लिखोगे 100। क्लियर है। और ऐसे दिया होता तो आप ऐसे यहाँ पे जाते तो क्या करते नीचे दो जीरो, 1 के साथ दो जीरो है ये 2, 3, 4, 200, 300 ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 1 का ही कोई कुछ होना चाहिए, या तो 10, 100, 10,000 कुछ भी हो सकता है। तो दो जीरो है तो आपको पॉइंट कहाँ लगाना था, दो डिजिट से पहले लगाना था, यहाँ पहुंच जाते। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट फॉर्म में चलता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो आप ये चीज तो सीख गए। अब आपसे बात करते हैं इस फॉर्मूले की, x+y+xy/100। तो इस क्वेश्चन को करने की मैंने आपको दो अप्रोच ऑलरेडी बता दी है। एक तो हम एरो से चले थे 100 पे, पहले हमने 10 रुपए बढ़ाए, फिर 110 आया, फिर हमने उस पे 11 रुपए माइनस करे 99 हुआ। तो ये अप्रोच कंसेप्ट समझने के लिए ठीक थी, लेकिन एग्जाम के लिए इस अप्रोच से सॉल्व मत करना। एग्जाम के लिए आपकी जो चैन वाली अप्रोच है वो सही है। ठीक है। अदरवाइज एक अप्रोच ही है ये सही है। ये वाली अप्रोच थी बस समझने के लिए कि असलियत में इसका मतलब है क्या, तो इसे आप भूल जाना। ठीक है। चैन वाली आपको कंफर्म हो चुकी है। अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। मान लो ये जो चेंज है ये है x% का। जब सक्सेसिव में हम चेंज करते हैं, दो चेंज करते हैं, एक x% का और दूसरा y% का, तो जो टोटल चेंज परसेंट निकल के आता है, टोटल चेंज परसेंट, इफेक्टिव चेंज परसेंट, वो होता है आपका x+y+xy/100। ठीक है।
इसका डेरिवेशन भी मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा और उसको सीख के कोई भी फायदा नहीं है, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर चैप्टर के लास्ट तक आपको लगे कि आप परसेंटेज अच्छे से समझ चुके हो और आपको डेरिवेशन जानना है, तो आप बता देना, हम उसको डेरिवेशन भी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल एग्जाम के रेलिवेंट आपको इतना जरूरी वो है नहीं। तो टोटल परसेंटेज इतना होता है आपका, जिसमें से कि इसकी जगह आपका लिखा जाएगा x% और इसकी जगह y%, ठीक है। यानी बोल दिया जाए कि कोई वैल्यू है, उसको पहले x% चेंज किया गया है, बाद में y%। तो ये वैल्यू टोटल कितना परसेंट चेंज हुई है, इसमें टोटल कितने परसेंट का चेंज आया है, तो यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज का ही आंसर निकल के आ जाएगा कि 3%, 4%, 5%, कितना भी जो आपकी वैल्यू है। तो ये आपका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो, इसको आप यूज करोगे विद साइन। विद साइन का मतलब कि पॉजिटिव चेंज अगर होगा तो आप x को एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। अगर पहला चेंज जैसे नेगेटिव दे रखा तो आप x की जगह क्या लिखोगे, -x% ब्रैकेट में, ठीक है। मैं समझा देती हूँ, जैसे इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले को। टोटल कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो हमने बोल दिया जो नेट परसेंट चेंज है ना, वो आपका आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब मैं इनकी वैल्यूज रख के दिखाती हूँ। इंक्रीज हो रहा है 10%, तो चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसलिए आप x की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे इसको ये क्या है आपका x है, ये पहला चेंज आपका x% का है, तो पहला चेंज आपका 10% का है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 10। दूसरा चेंज है 10% का डिक्रीज, यानी नेगेटिव हो गया, तो आप लिखोगे प्लस, ब्रैकेट में आप लिख लेना माइनस का 10, क्योंकि ये जो नेगेटिव है, y की वैल्यू कैसी है आपकी, -10% के बराबर है, ठीक है। तो y को आप लिखोगे -10, और यहाँ परसेंटेज के साइन आपको कहीं पे भी नहीं लगाने, प्लस x की वैल्यू आपकी कितनी है 10, और y की वैल्यू -10, क्योंकि साइन नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, अपॉन 100। अब इसको जरा मैं कैंसल आउट करके बता दूं एक बार। देखो, ये वैल्यू आपस में कैंसल आउट हो सकती है क्योंकि डिवीजन में है, बीच में प्लस आ गया ना तो ये आपस में कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ से क्या बच गया, 1 इंटू -1, तो ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी बच गई है, इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1, ठीक है। और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 10, ये साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मैंने सिखाया था प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास क्या बचता है, माइनस बचता है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, -10, ठीक है, -10। ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10, ये तो ऐसे भी जीरो हो गए, तो बचा कितना, -1, यानी कि -1% का टोटल चेंज आएगा। माइनस का मतलब दिखा रहा है डिक्रीज, और हमारा आंसर भी क्या आया था कि 1% वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी अप्रोच है इसको सोल्व करने की। फिलहाल आज के सेशन को हम यहीं पे अब रोक देते हैं, ठीक है। कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप रैंडमली खुद से कुछ कुछ वैल्यूज रख के इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करना, और ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका सिर्फ 2 चेंजेस तक काम करेगा, 3 चेंज पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहां कुछ अलग अप्रोच लगेगी, वो मैं आपको कल बताऊंगी। मतलब 2 चेंज का मतलब एक चेंज ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अगर इसके बाद जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था, मैं आपको बोल दूं उसके बाद 20% फिर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर 20% फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये मत बना देना, आप फॉर्मूला बना दो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। उसको अप्रोच अलग तरीके से होगी वहां पे। तो ये फॉर्मूला बस 2 तक है, और इसके सिवा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो।